स्वागत। आज हम एक बहुत ही प्रसिद्ध, शायद दुनिया के सबसे जाने पहचाने, लेकिन हाँ उतने ही गलत समझे जाने वाले प्राचीन भारतीय ग्रंथ कामसूत्र पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कामसूत्र प्रेम और जीवन का दर्शन इस शीर्षक वाले स्रोत से कुछ जरूरी हिस्से हैं। अब देखिए, जैसे ही कामसूत्र का नाम आता है, ज्यादातर लोगों के दिमाग में क्या आता है? शायद वो मुश्किल से यौन आसन, है ना? ये छवि बहुत मजबूत है, लेकिन बात यही दिलचस्प हो जाती है। ये ग्रंथ असल में इससे कहीं ज्यादा गहरा है ना। महर्षि वात्स्यायन ने इसे क्यों रचा होगा? मतलब असली मकसद क्या था? क्या ये वाकई सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित है? आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखते हैं ये ग्रंथ असल में क्या कहता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे अक्सर दुनिया की पहली सेक्स मैनुअल कह दिया जाता है, पर ये इसका बहुत ही संकीर्ण नजरिया है। जैसा कि सुनने में आता है, वात्स्यायन का लक्ष्य केवल कामुकता या जिसे उन्होंने राग कहा है, सिर्फ उसी पर टिके रहना नहीं था। उनका बड़ा मकसद था जीवन के 3 प्रमुख स्तंभों, पुरुषार्थ जिन्हें कहते हैं, धर्म यानी हमारे कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियां, अर्थ यानी दुनियावी साधन, पैसा, सुरक्षा, और काम यानी इच्छाएं, प्रेम, आनंद, सुंदरता, इनके बीच एक बैलेंस बनाना। ये सिर्फ सेक्स गाइड नहीं, बल्कि एक कह सकते हैं सभ्य और संतुष्ट जीवन, जिसे लोक जीवन कहा, उसे जीने का एक तरीका, एक दर्शन है। अच्छा, तो मतलब काम को धर्म और अर्थ के साथ देखा गया, अकेला नहीं। चलिए, तो फिर इस आम धारणा को थोड़ा हटाते हैं साइड में और देखते हैं कि कामसूत्र के पन्नों में असल में है क्या। शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये ग्रंथ मतलब किसने लिखा था और क्यों? हाँ, तो जैसा हमने जिक्र किया, इसके रचयिता महर्षि वात्स्यायन माने जाते हैं, और उनकी सोच सिर्फ यौन तकनीकों की लिस्ट बनाने की नहीं थी, जैसा आपने कहा। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये ग्रंथ जीवन में एक तालमेल बनाने की कोशिश है। धर्म यानी हमारा नैतिक ढांचा, सामाजिक कर्तव्य, अर्थ यानी जीवन चलाने के लिए जरूरी चीजें, स्टेबिलिटी, और काम यानी हमारी भावनाएं, शारीरिक इच्छाएं, प्रेम, सौंदर्य, आनंद की खोज। इन तीनों को आप नकार नहीं सकते। वात्स्यायन सिखाते हैं कि एक पूरी जिंदगी के लिए इन तीनों में बैलेंस बनाना जरूरी है। किसी एक के पीछे भागकर बाकी 2 को छोड़ देना, वो जीवन को अधूरा बना देता है। ये संतुलन वाली बात वाकई जरूरी लग रही है। तो क्या वात्स्यायन किसी खास किस्म के इंसान के लिए ये लिख रहे थे? कोई टारगेट ऑडियंस थी? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि वात्स्यायन का मुख्य उद्देश्य उस व्यक्ति को गाइड करना था जिसे उन्होंने नागरिक कहा है। अब नागरिक का मतलब सिर्फ ये नहीं कि जो शहर में रहता हो, बल्कि एक पढ़ा लिखा सभ्य, जिसे कलाओं की समझ हो, सोशल स्किल्स हो, ऐसा व्यक्ति। ये ग्रंथ उस नागरिक की लाइफस्टाइल का एक तरह से खाका पेश करता है कि वो समाज में कैसे रहे, रिश्ते कैसे निभाएं, और अपने जीवन के 3 लक्ष्य, धर्म, अर्थ, काम, इनको बैलेंस करते हुए खुशी कैसे पाएं। ये एक तरह से आर्ट ऑफ लिविंग का प्राचीन भारतीय वर्जन है, जो जिंदगी के हर पहलू को देखता है। दिलचस्प। तो ये सिर्फ पर्सनल प्लेजर की बात नहीं, बल्कि एक सामाजिक और कल्चर्ड जिंदगी जीने की गाइड भी है। और सुनने में आया है कि ये ग्रंथ काफी ऑर्गेनाइज्ड है, ऐसी रैंडम नहीं लिखा गया। 7 हिस्सों या अधिकरणों में बटा है। क्या हम इन अधिकरणों की बनावट पर थोड़ी बात कर सकते हैं? ये स्ट्रक्चर इसके बड़े उद्देश्य को कैसे दिखाता है? हाँ, बिल्कुल। ये स्ट्रक्चर ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। वात्स्यायन ने बहुत सोच समझकर इसे 7 अधिकरणों में बांटा, जो जीवन और प्रेम के अलग अलग पर जुड़े हुए पहलुओं को एक क्रम से सामने रखते हैं। पहला अधिकरण है साधारणम। इसका मतलब है सामान्य नियम या बेसिक प्रिंसिपल्स। यहीं पर पूरे ग्रंथ की नींव रखी जाती है। इसमें ग्रंथ का इंट्रोडक्शन है, उसका मकसद क्या है, और सबसे जरूरी धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों पुरुषार्थों का आपस में रिश्ता क्या है, बैलेंस कैसे बने, इसकी डिटेल में चर्चा है। साथ ही इसमें उस आइडियल नागरिक का डेली रूटीन, उसकी पढ़ाई लिखाई, आर्ट्स में उसकी रुचि, उसका सोशल बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सब बताया गया है। ये सेक्शन पढ़ने वाले को ग्रंथ के दर्शन के लिए तैयार करता है। अच्छा, यानी शुरुआत ही नैतिकता, समाज और जीवन के संतुलन से हो रही है। हाँ। सीधे कामुकता से नहीं। बिल्कुल। ये अपने आप में एक मिथ तोड़ता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि काम को किस कॉन्टेक्स्ट में देखना है। इसके बाद आता है दूसरा और सबसे फेमस अधिकरण, सांप्रयोगिकम।
इसका संबंध संप्रयोग यानी मिलन या रति क्रीड़ा से है। यहीं पर वो आलिंगन, चुंबन, रति के आसन और वो मशहूर 64 कलाएं या यौन तकनीकें, उनका डिटेल में जिक्र है। लेकिन यहाँ भी इसे सिर्फ एक फिजिकल एक्ट की तरह नहीं देखा गया है। स्रोत इशारा करते हैं कि ये कलाएं आपसी समझ बढ़ाने, आनंद बढ़ाने और रिश्ते में नयापन लाने के तरीके के तौर पर बताई गई हैं। ये इंसानी इच्छाओं को स्वीकार करता है और उन्हें आर्टिस्टिक ढंग से पूरा करने के तरीके बताता है। हाँ हाँ, वही वाला हिस्सा जो शायद आपने कहा 20% है, पर जिसकी वजह से पूरा ग्रंथ या तो बदनाम हुआ या मशहूर। पर जैसा आपने कहा, ये सिर्फ एक सेक्शन है। इसके बाद क्या आता है? तीसरा अधिकरण है कन्या संप्रयुक्तक। ये कन्या यानी अविवाहित लड़की से जुड़ा है। ये शादी से पहले के रिश्ते और शादी की प्रक्रिया पर फोकस्ड है। इसमें सही जीवन साथी, कन्या कैसे चुनें, उसमें क्या गुण देखें, लव मैरिज और दूसरी तरह की शादियों की चर्चा, और शादी से पहले एक पुरुष को स्त्री का भरोसा और प्यार कैसे जीतना चाहिए, इन सब पर गाइडेंस है। यहाँ सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं, बल्कि कंपैटिबिलिटी और आपसी सम्मान की भी बात है। तो मतलब ये सिर्फ शादी नहीं, बल्कि एक लंबे चलने वाले रिश्ते की नींव कैसे रखें, इस पर बात कर रहा है। रिश्ते बनाने की कला। बिल्कुल सही समझा आपने। फिर चौथा अधिकरण है भार्याधिकारिकम, जो भार्या यानी शादीशुदा पत्नी के अधिकारों और कर्तव्यों से जुड़ा है। ये सेक्शन मैरिड लाइफ के मैनेजमेंट पर फोकस्ड है। इसमें एक आइडियल पत्नी के क्या गुण और कर्तव्य होते हैं, पति पत्नी के बीच व्यवहार कैसा हो, और अगर पॉलीगैमी यानी बहुविवाह की स्थिति है जो उस जमाने में थी, तो अलग अलग पत्नियों के बीच तालमेल कैसे बनाए रखा जाए, इसका पूरा ब्यौरा है। इसमें राजाओं के अंतःपुर यानी हरम की जिंदगी, रानियों और दासियों के आपसी रिश्ते और बर्ताव के नियम भी शामिल हैं। ओह, ये तो काफी हद तक उस समय की सामाजिक सच्चाई दिखा रहा है। सिर्फ पर्सनल नहीं, बल्कि परिवार और समाज के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। राजाओं के हरम का जिक्र ये तो और भी दिलचस्प बना देता है इसे। निश्चित रूप से ये उस समय की समाज का आईना भी है। पांचवा अधिकरण थोड़ा कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल लग सकता है, परादार कम। इसका संबंध परदार यानी पराई स्त्री किसी और पुरुष की पत्नी से संबंध बनाने से है। इसमें बताया गया है कि कैसे पुरुष दूसरी औरतों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, किन हालात में ऐसे रिश्ते बन सकते हैं, और इसमें दूती यानी मैसेंजर की क्या भूमिका होती थी। ये सुनने में आज के हिसाब से तो बहुत अलग लगता है। क्या वात्स्यायन इसे बढ़ावा दे रहे थे या सिर्फ बता रहे थे कि ऐसा होता है? ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर ये नहीं कहते कि वात्स्यायन इसे इनकरेज कर रही थी। ज्यादा संभावना यही है कि वो समाज में जो हो रहा था उसे बस एक ऑब्जर्वर की तरह तटस्थ होकर देख और लिख रही थी। इसे एक तरह से सोशल रियलिटी की डॉक्यूमेंटेशन की तरह देखा जा सकता है। हालांकि ये ग्रंथ के धर्म वाले हिस्से के साथ कैसे फिट बैठता है, ये वाकई सोचने वाली बात है। और शायद ग्रंथ में ही इसके संकेत हों कि इसे कब सही या गलत माना जाता था। इसके बाद छठा अधिकरण है वैशिकम। ये वेशिका यानी वेश्याओं या गणिकाओं की जिंदगी, उनके तौर तरीके, पुरुषों को लुभाने की उनकी कला और पैसे कमाने के तरीकों पर फोकस्ड है। इसमें गणिकाओं की ट्रेनिंग, उनकी सोशल स्टैंडिंग और उनके प्रोफेशन के नियम कायदे सब डिटेल में है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात जो स्रोत बताते हैं वो ये है कि वात्स्यायन ने वेश्यागमन को एक दुर्व्यसन यानी बुरी लत भी माना है। अच्छा, तो यहाँ भी एक तरह का द्वंद्व है। एक तरफ डिटेल में वर्णन, दूसरी तरफ एक नैतिक टिप्पणी। ये दिखाता है कि वात्स्यायन सिर्फ लिस्ट नहीं बना रहे थे, वो एनालिसिस भी कर रहे थे। हाँ, ऐसा लगता है वो हर पहलू को सामने रख रही थी, चाहे वो समाज को मंजूर हो या ना हो, और फिर उस पर अपना नजरिया भी दे रही थी। और आखिर में सातवां अधिकरण है औपनिषदिकम। इसका मतलब है गुप्त या रहस्यमय। ये सेक्शन ज्यादातर फिजिकल ब्यूटी, हेल्थ, अट्रैक्शन और यौन शक्ति बढ़ाने की नुस्खों से जुड़ा है। इसमें तरह तरह की जड़ी बूटियां, लेप, दवाइयां और रसायन बताए गए हैं जिन्हें वृश्य योग कहा गया, जो लिबिडो और पोटेंसी बढ़ाते हैं। ये हिस्सा काफी हद तक आयुर्वेद और उस जमाने की मेडिकल साइंस से जुड़ा हुआ लगता है, जो दिखाता है कि टॉपिक को कितने होलिस्टिक तरीके से देखा गया था, मेंटल, सोशल और फिजिकल।
फिर प्यार, शादी, सामाजिक बर्ताव, फिर परस्त्री गमन और वेश्यावृत्ति जैसे विवादास्पद क्षेत्रों का रियलिस्टिक चित्रण, और आखिर में सेहत, सुंदरता और आकर्षण बढ़ाने के उपाय। ये तो वाकई जिंदगी का एक पूरा कैनवस है। और जैसा हमने पहले कहा, पूरी दुनिया ने बस उस एक छोटे से हिस्से, सांप्रयोगिकम की 64 कलाओं को ही कामसूत्र समझ लिया। कमाल है। बिल्कुल। और यहीं से वो ज़रूरी बातें और गलत फहमियाँ निकलती हैं जिन्हें समझना आज भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस ग्रंथ को सही तरह से देख सकें। सबसे बड़ी गलतफहमी तो शायद यही है कि ये सिर्फ पुरुषों के लिए है और सिर्फ सेक्स पोजीशंस के बारे में है। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत इस गलतफहमी को सीधे सीधे तोड़ते हैं। पहली और शायद सबसे ज़रूरी बात जो सामने आती है वो है महिलाओं का महत्व और उनका एक्टिव रोल। कामसूत्र को अक्सर मेल सेंट्रिक मान लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये महिलाओं की इच्छाओं, उनकी भावनाओं और उनके यौन सुख को पुरुषों के बराबर ही इंपॉर्टेंस देता है। बल्कि कई जगहों पर तो स्त्री की पहल और उसकी संतुष्टि को प्राथमिकता दी गई है। हाँ, ये जानना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर पुराने ग्रंथों पर ये लेबल लग जाता है कि वो सिर्फ मर्दों के नजरिए से लिखे गए हैं। तो महिलाओं का रोल सिर्फ प्लेजर तक ही था या कुछ और भी? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। स्रोत बताते हैं कि कामसूत्र महिलाओं को भी उन 64 कलाओं में माहिर होने की सलाह देता है, और इसका मकसद सिर्फ बेहतर सेक्स पार्टनर बनना नहीं था। इन कलाओं में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, कुकिंग, यहाँ तक कि लॉजिक, डिबेट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी इंटेलेक्चुअल स्किल्स भी शामिल थीं। इन कलाओं में निपुणता एक महिला को समाज में ज्यादा इज्जतदार, आत्मनिर्भर और आकर्षक बनाती थी। ये उनकी सोशल पहचान और स्थिति को मजबूत करने का एक जरिया था। अरे वाह, तो ये एक तरह से विमेन एम्पावरमेंट से भी जुड़ा था। उन्हें सिर्फ घर तक सीमित न रखकर समाज में एक स्किल्ड और सम्मानित जगह दिलाने की बात थी। कमाल है। अच्छा, और वो यौन आसन, क्या सच में पूरा ग्रंथ उन्हीं से भरा पड़ा है जैसा लोग सोचते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दूसरी सबसे बड़ी गलतफहमी है। स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि यौन आसनों और रति क्रीड़ा का वर्णन, यानी जो मुख्य रूप से सांप्रयोगिकम सेक्शन में है, वो पूरे ग्रंथ के कंटेंट का मुश्किल से शायद 20% हिस्सा है। सिर्फ 20%? तो बाकी 80% में क्या है? ये जानना तो और भी जरूरी हो गया फिर। वो बाकी 80% हिस्सा जिंदगी के उन बड़े पहलुओं पर फोकस्ड है जिनकी हमने अभी बात की। प्यार कैसे करें, रिश्ते कैसे निभाएं, एक कामयाब और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी कैसे जिएं, सोशल बिहेवियर और एटिकेट के नियम क्या हैं, अट्रैक्शन कैसे बढ़ाएं, पर्सनल ब्यूटी और हेल्थ का ध्यान कैसे रखें, और सबसे बढ़कर धर्म, अर्थ और काम के बीच बैलेंस कैसे साधें। ये सब मिलकर उस 80% को बनाते हैं। तो ये ग्रंथ मूल रूप से जीवन जीने की कला, प्रेम की कला और सामाजिक व्यवहार की कला सिखाता है। और यहीं पर एक और बहुत दिलचस्प, बल्कि कहूंगी चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है, जिसका जिक्र शाक्रोत करते हैं और जो हमें ग्रंथ के मकसद के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। कुछ पौराणिक और पारंपरिक मान्यताएं ये कहती हैं कि महर्षि वात्स्यायन, जिन्होंने कामशास्त्र पर इतना बड़ा ग्रंथ लिखा, वे खुद आजीवन ब्रह्मचारी थे। एक ब्रह्मचारी, और उन्होंने काम पर ग्रंथ लिखा? ये बात तो पूरी कहानी को ही एक नया एंगल दे देती है। इसका मतलब क्या निकालें? क्या ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है? हाँ, ये सुनने में विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके गहरे मतलब को समझें तो शायद नहीं। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि वात्स्यायन ने ये ग्रंथ शायद अपने पर्सनल सेक्सुअल एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं लिखा, बल्कि उन्होंने इसे एक सोशियोलॉजिस्ट, एक साइकोलॉजिस्ट और एक फिलॉसफर की तरह लिखा। समाज को गहराई से देखकर, इंसानी बर्ताव को समझकर और लोक कल्याण की भावना से। उनका मकसद शायद पर्सनल प्लेजर या भोग को बढ़ावा देना नहीं था, बल्कि मानव जीवन के इस जरूरी और शक्तिशाली पहलू, काम को समझना, उसे एक्सप्लेन करना और उसे समाज और व्यक्ति की जिंदगी में एक सही, संतुलित और रचनात्मक जगह दिलाना था। इसे उन्होंने एक शास्त्र की तरह देखा, मतलब स्टडी और नॉलेज का सब्जेक्ट। तो ये इसे सिर्फ कैसे करें वाली गाइड से उठाकर क्यों और कब करें के दर्शन तक ले जाता है। ये सिर्फ शारीरिक क्रियाओं का ब्यौरा नहीं, बल्कि उसके पीछे की साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और नैतिकता पर भी एक सोच है। निश्चित रूप से। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये ग्रंथ सिर्फ काम के तरीकों पर ही बात नहीं करता, बल्कि ये भी समझाता है कि कामेच्छा यानी सेक्सुअल डिजायर कैसे पैदा होती है, किन सिचुएशंस में ये पॉजिटिव और क्रिएटिव होती है और कब ये नुकसानदेह या बुरी बन सकती है।
ये काम को जीवन का एक जरूरी, नेचुरल और आर्टिस्टिक हिस्सा मानता है, लेकिन उसे धर्म और अर्थ के कंट्रोल में रखने की बात करता है ताकि वो जुनून बनकर इंसान या समाज को नुकसान न पहुंचाए। ये सिर्फ भोग नहीं, बल्कि एक कला और विज्ञान है। तो अगर हम इन सभी बातों को एक साथ रखें, इसका इतना बड़ा दायरा, 7 हिस्सों का स्ट्रक्चर, महिलाओं को महत्व देना, 80% हिस्से का लाइफ फिलॉसफी पर होना और लिखने वाले का शायद ब्रह्मचारी होना, तो ये साफ है कि कामसूत्र को सिर्फ एक सेक्स मैनुअल समझना न सिर्फ अधूरा है, बल्कि एक बहुत बड़ी भूल है। हाँ, बिल्कुल। ये असल में प्रेम, रिश्ते, शादी, सामाजिक व्यवहार, शिष्टाचार, कला, पर्सनल डेवलपमेंट और हाँ, यौन संतुष्टि को भी एक संतुलित, रिफाइंड और कलात्मक तरीके से जीने का एक पूरा दर्शन पेश करता है। ये ग्रंथ हमें दिखाता है कि प्राचीन भारत में मानव जीवन के इन जटिल और अक्सर सेंसिटिव माने जाने वाले टॉपिक्स पर कितनी गहराई से, कितनी होलिस्टिक सोच के साथ और कितने खुलेपन से विचार किया गया था। ये सिर्फ तकनीक नहीं सिखाता, बल्कि जीवन जीने का एक नजरिया, एक तरीका सुझाता है। तो आज की हमारी इस बातचीत से ये तो साफ हुआ कि कामसूत्र हमारी आम सोच से कितना अलग और कितना ज्यादा बड़ा है। ये सिर्फ यौन आसनों की लिस्ट नहीं है, बल्कि धर्म, अर्थ और काम को बैलेंस करते हुए एक पूरी सभ्य और खुशहाल जिंदगी जीने की गाइड है। और इसमें महिलाओं की भावनाओं, उनके आनंद और उनकी सामाजिक भूमिका पर जो जोर दिया गया है, वो वाकई में इंप्रेसिव है, खासकर उस जमाने के हिसाब से। ये प्यार और रिश्तों को सिर्फ एक बायोलॉजिकल जरूरत नहीं, बल्कि कला की तरह देखता है, जिसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और जिसमें दोनों पार्टनर्स की बराबर की हिस्सेदारी होती है। और जैसा हमने डिस्कस किया, ये फैक्ट कि इसके रचयिता खुद ब्रह्मचारी हो सकते थे, हमें इसके असली दार्शनिक मकसद पर सीरियसली सोचने को कहता है। ये मकसद शायद व्यक्तिगत भोग विलास या सिर्फ सेक्स एजुकेशन से कहीं आगे था। ये सामाजिक संतुलन, इंसानी बर्ताव की गहरी समझ और व्यक्ति और समाज के लिए लोक जीवन को स्वस्थ तरीके से चलाने पर फोकस्ड था। ये ग्रंथ केवल काम के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में काम की सही जगह और उसके सही मैनेजमेंट के बारे में है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए आज का विचार यहीं से उठता है। हम जानते हैं कि वात्स्यायन का लक्ष्य संतुलन और लोक कल्याण था। उन्होंने धर्म, कर्तव्य, अर्थ, साधन और काम, इच्छा के बीच बैलेंस पर जोर दिया। आज की इस तेज रफ्तार, भाग दौड़ वाली और अक्सर तनाव भरी मॉडर्न दुनिया में, जहां इच्छाएं शायद अनंत हैं, कर्तव्य बहुत जटिल हैं और साधन सीमित हो सकते हैं, हम बैलेंस के इन पुराने सिद्धांतों को कैसे समझ सकते हैं? क्या आज भी धर्म, अर्थ और काम के बीच तालमेल बिठाने की ये सीख उतनी ही रेलेवेंट है? और अगर है, तो इसे हम अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई गहरी खोज के साथ।